गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सभी साथियों। आज पुनः आप सभी के मध्य चैनल पे आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप शुरुआत करें, तो मैंने आज श्रृंखलाबद्ध तरीके से ही शुरुआत की है। हमारे चैनल एनटीसीपी ध्येय में आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए आज की शुरुआत में करता हूं दो पंक्तियों से। मन में रखो हौसला कि मन में रखो हौसला, अधरों पर मुस्कान, खुद ब खुद हो जाएगी हर मंजिल आसान। साथियों, आज हिंदी विषय पर वीडियो 1 मैं आप सभी के मध्य लाया हूं, जिसमें आज हम भाषा और लिपि का ज्ञान कराता हूं। ऐसे में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाषा के विकास की, क्योंकि हिंदी आपकी भाषा है। साथ ही साथ आप भारत के उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश की मातृभाषा भी हिंदी है। भारत के अनेक राज्यों में बोली जाती है, विश्व के अनेक देशों में बोली जाती है। इन्हें बोलने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारे लोग हिंदी में कंटेंट की ही खोज करते हैं। साथ ही साथ डिजिटल सेवा में भी यहाँ का जो प्रतिशत है वो निरंतर बढ़ता है। आज 10 जनवरी है और आज विश्व हिंदी दिवस भी है। इसलिए मैंने आज से ही इसको शुरू करने का प्रण किया था, जिसे आज आप सभी के मध्य पूरा भी कर लें। तो भाषा के विकास की अगर हम लोग बात करें, तो भाषा विकास के लिए आपको बताना चाहते हैं, आपने 2 नाम सुने। एक नाम आपने सुना होगा श्याम सुंदर दास का। इन्होंने कहा था, या इनके बारे में कहा जाता है कि मातृभाषा के प्रचारक, मातृभाषा के प्रचारक विमल बीए पास, बस नाम उनका एक ही है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने मातृभाषा के प्रचार प्रसार में अपने आप को समर्पण भाव से बनाया। दूसरा स्थान आता है हिंदी के उन मूर्धन्य कवियों व लेखकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्होंने भी कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कुसूल। आप जब तक अपनी मातृभाषा पर मजबूत पकड़ नहीं रखेंगे, तब तक दूसरी भाषा को आप सीख तो सकते हैं, लेकिन कम समय में सीखना आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए भाषा के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले आपकी संस्कृत भाषा आती है। ये सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा होने के कारण ही संस्कृत को आदि जननी कहा गया है। संस्कृत को आदि जननी कहा गया है। ये भाषा देवताओं के मुखार बिंदु से बोली जाती थी, इसलिए इसको देववाणी भी कहा जाता है। ये भाषा अमृत वाणी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? अमृत वाणी भी कहलाती है। इसको हम लोग अमृत वाणी भी कहते हैं। तो इसको आदिजन्य कहा जाता है, देववाणी कहा जाता है, अमृत वाणी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको हम लोग प्राचीन भाषा भी कहते हैं। कहा जाता है संस्कृत भाषा में कि भाषा सो मुख्या मधुरा, भाषा सो मुख्या मधुरा,
दिव्य गीवाण भारती तस्मदपि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में कोई मुख्य और मधुर भाषा है तो वो देववाणी अमृतवाणी आदि संस्कृत भाषा है, इसीलिए उसको देववाणी व अमृतवाणी कहा जाता है। तस्मादपि काव्यम मधुरम, उसमें भी कुछ मुख्य और मधुर है तो वो काव्य है। काव्य में भी कुछ मुख्य और मधुर है तो वो सुभाषित कथन है, अच्छे कथन है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् वेशनेन च मूर्खाणां निन्द्रया कलहेन वा। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, वो काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। जो दुर्जन टाइप के व्यक्ति होते हैं, दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वो सोने में लड़ाई झगड़े और कलह कूट में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए सबसे जो प्राचीन भाषा आपकी थी वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा से जो इसका रूप विकृत हुआ तो इसमें फिर आ गई भाषा आपकी पाली भाषा। पाली भाषा के बाद बात करते हैं हम लोग। पाली भाषा का जब रूप विकृत हुआ तो ये भाषा आपकी बन गई प्राकृत। प्राकृत भाषा का जब रूप विकृत रूप स्वरूप हमारे समक्ष आया तो इसको अपभ्रंश कहा गया। हालांकि इसको शौरसेनी भी आप कह सकते हैं, अपभ्रंश या शौरसेनी। अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि कुछ हिंदी के विद्वान ये मानते हैं कि अपभ्रंश का ही विकृत रूप अवहट्ट है, परंतु कहीं कहीं पर अपभ्रंश का ही एक दूसरा विकृत रूप निकल करके अवहट्ट आता है और उसके बाद जो आपकी भाषा आती है वो हिंदी भाषा आती है। अब संस्कृत जो भाषा आपको मैंने बताई है, संस्कृत भाषा का जो प्रथम कवि हुआ है, शुरुआत का जो कवि हुआ है, इसीलिए आदि कवि उसे कहा जा सकता है। और वो आदि कवि रहे हमारे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया, जिसको रामायण कहा जाता है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। पाली भाषा में सर्वाधिक जो लेख मिलते हैं वो महात्मा गौतम बुद्ध के मिलते हैं। प्राकृत भाषा के जो लेख हैं वो आपको दिखाई देते हैं महान सम्राट अशोक के लेखों में। इसके बाद इसका रूप विकृत होते हुए अपभ्रंश आया, जिसे हम शौरसेनी भी कह सकते हैं। अपभ्रंश की बात करें तो आपने एक बिहार के कवि, मिथिला के कवि विद्यापति को नाम सुना होगा। विद्यापति की रचनाओं में आपको अपभ्रंश का तत्व मिलता है। अपभ्रंश का एक विकृत रूप अवहट्ट है, वह अवहट्ट को अपभ्रंश का ही एक भाग भी माना जाता है। इसीलिए अनेक विद्वानों ने यहाँ पे थोड़ा सा अपने विचारों में अंतर भी प्रकट किया है। इसके बाद जो आपकी भाषा आती है वो हिंदी भाषा आती है। सामान्य तौर तरीके से देखा जाए तो अधिकांशतः आपसे प्रश्न भी परीक्षा में यही पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है। तो अगर नियमतः देखा जाए तो अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास होता है, अपभ्रंश का विकास प्राकृत से होता है, प्राकृत का विकास पाली से होता है और पाली का जो विकास है वो संस्कृत भाषा से होता है। इस तरह से भाषाई विकास हमारे यहाँ शुरू हुआ। अब बात करते हैं लिपि का विकास। लिपि को आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में स्क्रिप्ट कहा जाता है। जब कोई ध्वनि चिन्ह हम कागज पे उकेरने का या लिखने का प्रयास करते हैं, तो जब किसी ध्वनि चिन्ह को कागज पे या पेपर पे या कॉपी पे लिखने के लिए जो तौर तरीके अपनाते हैं वो तौर तरीके ही हमारे लिपि कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। तो लिपि के विकास की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहला हमारी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी।
ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्टी लिपि भी हुआ करते थे। महान सम्राट अशोक के अभिलेख जो अफगानिस्तान में मिले हैं उनमें ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों का मिश्रण है। दोनों लिपियों के मिश्रण से मिलकर के आरमाइक लिपि ने जन्म लिया। तो इस तरह से ब्राह्मी भी लिपि हो गई, खरोष्टी भी लिपि हो गई और आरमाइक भी लिपि हो गई। अधिकांशतः अगर हम लोग बात करें तो संस्कृत भाषा जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। साथ ही साथ महान सम्राट अशोक के जो लेखों की बात करते हैं वो खरोष्टी व आरमाइक लिपि में भी मिलते हैं। धीरे धीरे पाली और प्राकृत का भी विकास ब्राह्मी लिपि में होना शुरू हुआ। लेकिन अपभ्रंश तक आते आते ब्राह्मी लिपि से ही एक नवीन लिपि का उद्भव हुआ और उस लिपि को हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। क्योंकि कई बार आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर इसका नाम देवनागरी क्यों रखा गया। आपको बता दें, नागरी या देवनागरी इसको इसलिए रखा गया, गुजरात प्रांत में रहने वाले ब्राह्मणों को नागर ब्राह्मण कहा जाता था। उन नागर ब्राह्मणों के द्वारा ही सर्वप्रथम इस लिपि की खोज की गई थी। इसीलिए इसे नागर होने के कारण नागरी और ब्राह्मण को देवत्व का दर्जा दिया जाता है। ब्राह्मण को देवत्व का दर्जा दिए जाने के कारण ही देवनागरी इसका नाम पड़ गया। आज भी भारत के दक्षिण भारत में इसको नागरी के नाम से जाना जाता है, जबकि नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में इसको देवनागरी के नाम से जानते हैं। आज जो हिंदी भाषा है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब कई बार आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देखिए, वीडियो इस आशय से बनाया जा रहा है कि हम आपको अनेक जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आप अपने प्रश्नों को आसानी पूर्वक हल कर सकें। इस आशय से मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस आशय से अगर हम देखें तो आपसे सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि हो या मराठी भाषा की लिपि हो या नेपाली भाषा की लिपि हो, इन तीनों भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि ही रहती है। कौन सी लिपि रहती है? देवनागरी लिपि ही रहती है। चाहे वो हिंदी भाषा आपकी हो, चाहे वो मराठी भाषा आपकी हो, चाहे वो आपकी भाषा नेपाली हो। इस तरह से ये भाषा और लिपि का जो संयोग था वो मैंने आज आपको बताया। इसके बाद कुछ अन्य भाषाएं हैं, जैसे आंग्ल भाषा। अंग्रेजी भाषा को आंग्ल भाषा कहा जाता है। तो आंग्ल भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। आंग्ल भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी? रोमन लिपि हो जाएगी। यहाँ पे आप सभी को यह ध्यातव्य रहे कि एक बार हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिखने का प्रयास व अपनी अनुमति व अपनी सहमति जताने वाले सुनीति चटर्जी थी। सुनीति चटर्जी का यह मानना था कि हिंदी भाषा को भी रोमन लिपि में लिखा जाए। अब बात करते हैं फारसी और अरबी और उर्दू। तो फारसी, अरबी और उर्दू ये जो आपकी तीन भाषाएं हैं, फारसी, अरबी, उर्दू, इन तीनों भाषाओं की जो लिपि है वो आपकी फारसी लिपि है। कौन सी लिपि हो जाएगी? फारसी लिपि हो जाएगी। इसके बाद आपकी एक भाषा और आती है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो आपकी गुरुमुखी लिपि है। भाई पंजाबी भाषा की जो आपकी लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। आजकल पंजाब तो चर्चा में रहा ही है, आप सभी को पता ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का जब काफिला पहुंचता है पंजाब में तो उसके बाद की घटनाएं क्या होती हैं, आज पूरा भारत क्या बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग चर्चित हो गए हैं ना। तो इस तरह से ज्यादा उसकी बात मैं नहीं करना चाहूंगा। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी हो जाएगी? गुरुमुखी लिपि हो जाएगी। अब आपके मन में एक प्रश्न और आता होगा कि अरबी, फारसी, उर्दू इनका प्रयोग हम अधिकांशतया हिंदी भाषा में इतना ज्यादा क्यों करते चले आए हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं, हमारे यहाँ जो मध्यकालीन इतिहास है, जो हमारे यहाँ की मीडियल हिस्ट्री है, उस समय हमारे यहाँ अनेक
बाहर के लोगों ने आकर के हमारे देश पर कब्जा किया, क्योंकि उनकी भाषा ही अरबी और फारसी थी। इसलिए अरबी फारसी भाषा का प्रयोग एक लंबे समय तक हम भारतीयों को न चाहते हुए भी करना पड़ा था। यही कारण था कि हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में हिंदी भाषा की अगर आप बात करें तो हिंदी भाषा के शब्दों में आज भी हम लोग बहुतायत मात्रा में जिन शब्दों का बखूबी प्रयोग करते चले आए हैं वो अरबी शब्द हैं, फारसी शब्द हैं और उर्दू भाषा के शब्द हैं। यद्यपि भारत का ये जो प्रांत है उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक कार्यकारी भाषा भी उर्दू है। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है कि यह हमारे यहाँ सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से भाषा और लिपि पर आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है। यहाँ से एक बार पुनः आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि भारत की किस भाषा को आदि जननी कहा जाता है, तो राइट उत्तर होना चाहिए आपका संस्कृत। कई बार पूछ देते हैं कौन सी भाषा देववाणी व अमृतवाणी का स्थान रखती है, तो जो संस्कृत भाषा है उसे ही हम देववाणी व अमृतवाणी का नाम देते हैं। फिर आता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के जो लेख हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के जो लेख हैं वो किस भाषा में लिखे हुए मिलते हैं, तो पाली भाषा उनके समय में सर्वाधिक प्रचलित थी। महान सम्राट अशोक, या हम कह सकते हैं जो आपकी मौर्य डायनेस्टी थी, वहां पे भी आपको प्राकृत भाषा का चलन सबसे ज्यादा दिखाई देता। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपभ्रंश या शौरसेनी। तो विद्यापति का नाम आपको मैंने अभी बताया था, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, जिनको अभिनय जयदेव कहा जाता है, जिनकी पदावली, जिनकी कीर्ति पताका, जिनकी कीर्ति लता काफी चर्चित हैं। ऐसी अपभ्रंश भाषा के कवि विद्यापति, उन्होंने अपभ्रंश भाषा में कई सारी रचनाएं की हैं। अवहट्ट मैंने आपको बताया था अपभ्रंश का ही एक रूप है। इसके बाद हिंदी, तो आज आपकी जग जाहिर है, सभी जानते हैं हिंदी भाषा। लिपि, मैंने आपको लिपि का विकास भी बताया कि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी उत्पन्न हुई। ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्टी और आरमाइक, क्योंकि खरोष्टी और आरमाइक लिपियों का जो प्रमाण है वो महान सम्राट अशोक के लेखों से मिलता है। इसके बाद आंग्ल भाषा की जो लिपि है रोमन रहेगी, फारसी भाषा की लिपि फारसी रहेगी, अरबी भाषा की लिपि फारसी रहेगी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी रहेगी, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरमुखी रहेगी, मराठी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी रहेगी, नेपाली भाषा की जो लिपि है वो भी आपकी देवनागरी रहेगी। अब अंततः आपसे हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि कौन सी भाषा है जिसे अमृतवाणी कहा गया है। और तीसरा आज का हमारा प्रश्न है कि भाषा विकास के संबंध में यह पंक्ति किसकी है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। साथियों, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य देने हैं। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये भी बताने का कष्ट करें कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कोई शब्द आपकी समझ में ना आया हो। आपका जो भी संशय हो उसका समाधान आप अवश्य ले सकते हैं।